चलो आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 3। अच्छा देखो, ये है ना, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन कितना पेज का है? ये बहुत मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का 3-4% है खाली। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, इतना जाड़ा, तुमको तो 30 पेज में खत्म कर डाला। तो दिस इज ओनली बेसिक, ये बहुत बेसिक है, तुमको इन डेप्थ कुछ भी नहीं दिया है। बराबर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आओ, पहले मार्किंग कर लो। फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो, और उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ पे सेकेंड लाइन लिखा है ना, एट इंडिपेंडेंस इमर्जिंग आउट, वहां से लेके वो पैराग्राफ खत्म हो रहा है होप, वहां तक। चलो इसका मतलब सबसे पहले सुन लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में है ना, तुम किसी का भी स्टेटस ले लो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंडिया का कोई भी लॉ हो, मतलब कोई भी एक्ट हो, ये सबको अगर तुम सामने भी खड़ा कर दोगे ना, हाईएस्ट वैल्यू विल बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर इंडिया में इसके ऊपर कोई नहीं है, इसमें से भी कोई नहीं है। अगर तुम बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम बोलोगे गवर्नर प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये सब लोग भी इसके हिसाब से चलते हैं, ये सबको गवर्न करता है, सबको कंट्रोल करता है, सबको क्या करना है वो इसमें लिखा है। इंडिया में कोई भी चीज जो होगी इनके थ्रू या किसी के भी थ्रू, वो इसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। बराबर। तो ये माई बाप है, समझा? अभी देखो, लोग क्या मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये सुपीरियर है, सुप्रीम है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमने बनाया था, कोई इसको फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाँ, बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है, इसको फाउंडर माना जाता है। बट देखो एक्चुअली स्टेटस ऐसा था इंडिया में, हम इंडियंस है, हम मेहनत नहीं करते, करते कॉपी करते, हम चोरी करते, हम ढापते चीजों को। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का था ना, तो ओरिजिनली करना क्या चाहिए, जैसे हर कंट्री क्या करेगी, मेहनत करेगी, स्कॉलर्स को बुलाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। हम लोगों ने डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाना है, तो गवर्नमेंट ने तो क्या कर डाला, पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए का था वो थोड़ा ढाप लिया, फिर थोड़ा यूके का ढापा, फिर थोड़ा कनाडा का ढापा, फिर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, और फिर थोड़ा आयरलैंड। इतनी कंट्री से हमने ढापा, सबसे थोड़ा 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 करके लिया और सब मिक्स कर डाला, और ऊपर नया कवर लगा दिया, और क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बराबर। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, मेहनत से बनाया है, ठीक है। लेकिन देखो एग्जाम में जो तुम कॉपी किया है ना, कॉपी करने के टाइम पे तुम ये नहीं सोचते हो कि उसने सही लिखा है कि गलत लिखा है, तुम सीधा छापते हो। आगे वाले का पेपर देखा ना, अपन सोचने का भी नहीं, पहले पढ़ते, फिर अरे यार ये लैंग्वेज सही नहीं है, इसने तो आंसर गलत दे दिया, कभी दिमाग लगाया अपन से? टांग तुम्हारी, ऐसा थोड़ी कोई दिमाग तो मुश्किल से दिख रहा है, उसमें इसे चोचले करोगे तुम। हम लोग छापते हैं। सेम चीज इंडिया ने क्या किया, ढापने मिला तो ढाप लिया और छाप भी दिया, नया कवर भी लगा दिया, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इंडिया ने ये नहीं देखा कि जो यूएसए ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो उनके सिनारियों को ध्यान में रख के बनाया है, वो इंडिया में नहीं चलेगा। उधर तो 14 साल का हो जाएगा, उसके बाद साथ बैठ के दारू पी सकता है। तुम तुम 18 के बाद भी नहीं पी सकते। तुम आज भी खाली समझो, आज छोड़ो, 19 20 21 22 क्रॉस करोगे ना, खाली एक बार घर पैसा बोलना, पप्पा मैं बॉटल लेके आता हूँ, बैठते आज शाम को, खाली देखना क्या होता है।
बराबर? पॉसिबल है? नहीं। वहां पे 14 साल का बच्चा 14 के बाद ये बोल सकता है आई हैव अ गर्लफ्रेंड। तुम बोल सकते हो? हाँ, बाहर से पता चलता है अपना कोई देख लेगा तो, है ना? तो ऑब्वियसली इंडिया में सिनेरियो सिचुएशन अलग है, यूएसए की सिनेरियो सिचुएशन अलग है। अब ढाप तो लिया और सब कंबाइन भी कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स एंड एरर्स है, बहुत सारी चीजें जो इंडिया में नहीं चलेगी। तो बाबा साहेब आम्बेडकर की हेल्प ली गई थी और बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऐसा बोला था तुम ढाप के तो लेके आए, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं होती है। तो जो चीज इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है तुम वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डाल सकते हो? तो फिर उन्होंने एक एक मिस्टेक को ढूंढ ढूंढ के हटाया और इंडियन सिनारियो के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। बराबर? अगर ये नहीं होते तो आज भी अपन ढापा हुआ माल यूज करते, फिर यूज करने के बाद पता चलता अरे यार ये तो अपने इधर होता ही नहीं है। तो वो तो बहुत लेट पता चलता ना फिर। तो वो तो उन्होंने सब मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने जो चीज इंडिया में है उसके हिसाब से लिखा नहीं है, हम वैसे उठा के लेके आए। उन्होंने इंडिया में सिनारियो क्या है उसके हिसाब से उनको रीड्राफ्ट किया, फिर से लिखा और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। बराबर? तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सब कंट्री की मेहरबानी से आया है, हमने नहीं बनाया है। बराबर? इसके लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंदी और वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अगर तुम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे ना, तुमको हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चिंदी लगेगा। ऐसे ही पढ़ सकते हो फिर तो, क्योंकि तुमने क्या पढ़ लिया है, सबका बाप पढ़ लिया। तो बच्चे बच्चे तो हट ऐसा ही। फिर बाकी कोई भी कंट्री यूएसए यूके कनाडा आगे बढ़ो, तुमको लगे क्या इजी है, फालतू है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है। बराबर? इसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज लिखे ना तुमको समझ के बाहर की, शायद लॉजिक नहीं मिलेगा, बट लिखा है ऐसा। काफी सारी चीजें तो ऐसी है जो इसमें से शायद कोई कंट्री में नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपने उधर ऐसा लगता है। अभी जैसे देखो एक सिंपल सी चीज, ये कुछ साल पहले चेंज किया, अब तक तो पुरानी सिस्टम देखो क्या चल रही थी। समझो, तेरा नाम क्या है? हाँ, ये है ना जंगल की आत्मा, इसका CSET का रिजल्ट आया एंड शी स्कोर्ड 150 आउट ऑफ 200, बट इसको है ना बहुत कम लग रहा है वो। उसको ऐसा लगता था शिट, मैंने टारगेट सेट किया था 190 एंड आई स्कोर्ड ओनली 150। तो ये ना डिप्रेशन में चली गई। अब डिप्रेशन में चली गई ना, इधर आके ऐसा रोज बाहर चेयर पे बैठती है, ऐसा 2 घंटा ऐसे चुपचाप बैठेगी, CSET के लेक्चर में ऐसा अंदर देखती रहेगी, 2 घंटा लेक्चर खत्म होएगा फिर वापस उठ के चली जाएगी। तो एक दिन मैंने इसको ऐसा बोला ना, क्या होता है रे तेरे को, इधर क्यों आके बैठती है, पास हो गई ना, एग्जीक्यूटिव में पढ़ ना अभी, और तेरे को कौन सा इसमें स्कोर का फर्क पड़ा, तेरा लेवल क्लियर हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा था कि जो भी पढ़ने का बेस्ट रिजल्ट के साथ आना चाहिए अपने को। बोला अभी हो गया वो हो गया, अभी तो वापस CET देना है तेरे को। तो नहीं नहीं, बट वो डिप्रेशन पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बोला देख, तो मैंने एक दिन ऐसे ही मस्ती किया इसके साथ। बोला देख, मैं होता ना तेरी जगह, इतना डिप्रेशन होता ना, मैं तो सुसाइड कर लेता, मैं तो जिंदा ही नहीं रहता। 1 टाइम पेन एंड परमानेंट रिलीफ। बराबर? एक ही झटके में स्टोरी खत्म। तो मेरे को लगा ये मैं मस्ती कर रहा हूँ और इसको मस्ती समझता है। तो मैं ऐसे ही ना अंदर वॉशरूम गया, इधर है ना ऊपर जाने का रास्ता है, कभी देखना ऐसा, वो जाली खुला था, ये मैडम ऊपर चली गई। बराबर? तो मैं जब बाहर आया मेरे को लगा घर पे गई, बोला ठीक है घर पे गई, पता चला धुड़ुम गिरने का आवाज आया किधर तो ऐसा नीचे भागे तो ये मैडम ऐसा मर गई है। ठीक है? देखो, सुसाइड इज क्राइम इन इंडिया, बट वाई? नहीं नहीं, ऐसा तो करना भी मत, बट सुसाइड इज क्राइम इन इंडिया, बट वाई? चल, अगर मैं प्रोवोक कर रहा हूं ना तो ये क्राइम ही है और मैं भी इसमें गिल्टी हूं। मैंने इसको कुछ नहीं बोला, मैं इनफैक्ट इसको अच्छा ज्ञान दे रहा हूं। बोला छोड़ रहे अभी, फोकस ऑन एग्जीक्यूटिव, होते रहता है, लाइफ है। और ये मेरे को बोलते मेरे को ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बोला पागल है क्या, ऐसे सब करने का नहीं। फिर भी ये मैडम कर रही है।
बट मेरे को ये खाली ये बताओ, व्हाई इट इज क्राइम इन इंडिया? सुसाइड क्राइम क्यों बोलते हैं? सिंपल सा चीज, तुम्हारी लाइफ, लाइफ माई रूल्स, बराबर ना? तो उसकी लाइफ, लेट हर डिसाइड कि उसको क्या करना है। तुम और मैं कौन होते हो बोलने वाले? और वैसे भी देखो, एक कम होएगा तो पॉपुलेशन तो वैसे भी इंडिया में ज्यादा है, तो एक दो के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये गई तो ये सोचेगा अच्छा मैं फैल के बैठेगी बराबर ना? तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ गया? वैसे तो बोलते हो मेरे को जो करना है मैं करेगा, मेरे को जिससे शादी करना है उधर करेगा, मेरे को जो पढ़ना है वो मैं पढ़ेगा, तो मेरे को जीना है नहीं जीना है वो भी तुम डिसाइड करो ना। क्राइम क्यों बोल रहे हो इसको? बराबर कि नहीं? सुसाइड क्राइम नहीं होना चाहिए ना? तुम्हारी लाइफ एंड इट्स योर डिसीजन। तुमने डिसाइड किया मेरे को मेरी लाइफ पे फुल स्टॉप लाना है, बराबर? क्राइम क्यों है फिर? इसको क्राइम क्यों मानते हैं? और पता है, अगर ये सुसाइड करने गई और अगर ये बच गई, या जंप मारने से पहले पुलिस ने इसको पकड़ा, इसको जेल में, पहले ऐसा होता था, इंसान जेल में गया मतलब तुम उसको क्राइम मानते हो, इसके लिए जेल में डाला ना। बट क्राइम क्यों है? उसकी लाइफ ना। हाँ हाँ, अगर तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो मतलब तुम वीक माइंड वाले हो, तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे को तो पहले मर जाना चाहिए। और देखो, इन्फ्लुएंस तो अच्छी चीज पे से भी होते हैं और बुरी चीज से भी होते हैं, तुमको वो समझना चाहिए, तुमको राइट ऑन रॉन्ग समझना चाहिए ना। मैं तो तुमको उल्टा ज्ञान पढ़ाएगा, मैं तो बोलेगा देखो रिजल्ट रिजल्ट आया ना, सुसाइड करे ना, शक्ल मत दिखाना अपनी, तो तुम क्या मर जाओगे? नहीं, मैं कुछ भी बोलू, तुम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? तुमको राइट रॉन्ग का सेंस क्या? इतने घोड़े जैसे हो गए अब तो। फिर तो व्हाई इट इज क्राइम? क्राइम माना जाता है बिकॉज इट स्प्रेड्स नेगेटिव, नेगेटिविटी इन सेंस। अगर तुमने कुछ भी, देखो सुसाइड इज एन इजी एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। कुछ भी कांड करने का ना, तो तुमको अगर ऐसा लगता है ना कि मैं पकड़े जाएगा या बम्बू लग जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? तो तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाएगा। और हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम तो आना ही है, और हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, तो हर बंदा क्या करेगा? तो पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा। चलो पॉपुलेशन खत्म होएगा उसका भी तकलीफ नहीं है, होने दो, बट स्टिल इट स्प्रेड्स नेगेटिविटी। लोगों को एक इजी एस्केप मिलता है और तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है, तो इंसान फट्टू बनता है। तो इसके लिए इसको क्राइम माना जाता है। क्योंकि आज देखो, अगर इसने कुछ कांड किया, कांड करने के टाइम पे ये पकड़ी जाने वाली थी, इसने सुसाइड कर लिया, तो मैं इससे बोल रहा हूँ क्या मोटिवेशन लेगा कि मैं भी करता हूँ, पकड़े जाऊंगा तो इसके जैसा सुसाइड कर लेगा, और नहीं पकड़ा गया तो अच्छे आए, तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो लोग ये मेंटालिटी के हो जाएंगे फिर। इसके लिए सुसाइड को क्या माना जाता है? लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इसको पकड़ के ना जेल में डाल दिया, ये सही किया? देखो, तुम सुसाइड करने गए, मर गए तो खत्म ना। तुम्हारी डेड बॉडी को उठा के जेल में थोड़ी देंगे, नहीं नहीं 4 दिन तो जेल में रहना पड़ेगा, प्रोसीजर है ऐसा थोड़ी होएगा। हाँ, तुम बच गए तो जेल में जाओगे, ठीक है? तो इससे नेगेटिविटी बढ़ता है। अभी इसके लिए देखो, अब तक क्या होता था, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालते थे। देखो, लोग ये मानते हैं कि सुसाइड इंसान तब करता है जब वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटल स्टेबिलिटी उसकी सही नहीं है। और तुम ऐसी स्टेबिलिटी वाले पर्सन को पकड़ के किधर डाल रहे हो? ऑलरेडी वो डिमोटिवेटेड है, वो और डिमोटिवेटेड हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को कहाँ डालना चाहिए? रिहैब सेंटर्स। तो इसके लिए बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ चेंज हुआ, और अब कहाँ डालते? रिहैब सेंटर्स में डालते, अब जेल में नहीं डालते, बराबर? क्योंकि जेल इज नॉट द करेक्ट प्लेस, वो वहां पे और डिमोटिवेट होएगा। बट रिहैब सेंटर्स में उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम सुसाइड करने ना भागे। इसको जेल में डाला, 1 महीना जेल में रखा, पुलिस वाले को ऐसा लगता है शायद अभी सुसाइड नहीं करेगी, जैसे ही छोड़ा ये सीधा पटरी पे बराबर? तो वो तो वापस जिधर थे घूम के उधर ही आ गए। इससे बेस्ट है इसको रिहैब में ट्रीटमेंट दो, ये हो सकती है तो ये सुसाइड खुद नहीं करेगी, बराबर? ये रूल होने चाहिए। ये बाद में बहुत लेट चेंज किया इंडिया ने, पहले तो जेल वाला सिस्टम ही चलता था।
तो अगर ये तो मर गई तो ठीक है, तो मेरे बोलने पे हुआ तो मेरे को भी पेनल्टी मिलता है, उसका जेल होएगा, मेरे को लटका नहीं देंगे, बट काइंड ऑफ मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं। तू किसके साथ आती जाती है क्लास में? नहीं आई है वो? इसके लिए बोला भाई इसके साथ कोई घर तक जाला रे आज कहाँ पे रहती है तू? नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। हाथ पकड़ के लेके जाना ऐसा हाथ, और ऐसा घर तक ऐसा छोड़ के जाना। और घर पे छोड़ेगी ना मम्मी पापा को हैंड ओवर करने से पहले, आज आज ऐसा बोला आज के दिन थोड़ा देखो, फिर पूछेंगे ना कि वो नहीं नहीं वो उसको पता है मेरे को पता है, बस आप खाली आज के दिन ध्यान रखो। नॉर्मल है ना तू? हाँ तो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि constitution which lays structure of the national polity which is built on the foundations of the certain fundamental values, the vision of the our founding fathers and the aim and the objectives which they wanted to achieve through the constitution, the preamble, the fundamental rights and the directive principles। देखो यहाँ पे है ना, इंडिया में हमको क्या सिस्टम लाना है, हमको कैसी चीजें रखनी है, वो सब कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे हमको रिलीजन को कितना इंपॉर्टेंस देना है, हमको फ्रीडम को कितना इंपॉर्टेंस देना है, हमको एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये सब तुमको कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा। सेकेंड पैराग्राफ पे देखो, इमर्जिंग आउट ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ फॉरेन डोमिनेशंस एंड ऑपरेशन अंडर द फेडरल सिस्टम, द पीपल वेर ग्रिमली स्ट्रगलिंग टू रीबॉर्न इनटू लाइफ एंड डिग्निटी एंड होप। देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसके पहले हर एक पर्सन ने छोटी छोटी चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, फ्रीडम के लिए, बोलने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए स्ट्रगल हुआ है। तो बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया डिसाइडेड कि आज के बाद कोई भी पर्सन को कोई भी छोटी छोटी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी है, बिकॉज ऑलरेडी 150-200 साल हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, फ्रीडम के नाम पे जीरो चीज मिली थी। तो अब जब इंडिपेंडेंट हुआ है तो इंडिया ने ऐसा सोचा था कि हर एक सिटीजन को अच्छे फ्रीडम्स हम देंगे, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर लाइफ इन अ बेटर वे। देखो तुमको घर में रहने खाने मिलता है बट तुमको फ्रीडम नहीं है, तो ऐसी लाइफ बेकार ही है कि नहीं? रिलेट मत करो तुम्हारी लाइफ के साथ लेकिन अगर समझो तुमको रहने खाने के साथ साथ अच्छे खासे फ्रीडम भी है तो वो रहने का मजा ही अलग है। तुमको समझो खाली रहने और खाने मिलता है, मतलब तुमको एक रूम में बंद करते हैं, खाली तुम बाहर आओ, खाना खाओ, रूम में चले जाओ, दरवाजा बंद रखने का, बाहर नहीं आने का, बात नहीं करने का, सोशल गैदरिंग, घर पे कोई कम्युनिकेशन नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लाइफ का फायदा है कुछ नहीं। लेकिन देखो तुम ऐसा तो घर में रहते नहीं हो, तुम मस्त फैमिली गेट टुगेदर मॉम डैड के साथ बैठ के बात करते हो, बराबर। घर पे कभी कुछ होता है तो तुम भी सजेशंस देते हो, ये लाइफ का सेंस बनता है। खाली खाना पीना मिला और बेड के नजदीक चार्जर मिला और वाईफाई है तो लाइफ सॉर्टेड नहीं है ऐसा मत मानो, बराबर। किसके सिबलिंग्स है? सबके सिबलिंग्स। अरे रे, सिंगल कौन है? तुम मस्त है यार, तुम्हारी लाइफ सुकून वाली लाइफ है। जो आया घर में अपना ही है, साला हमको तो पार्टीशन करना पड़ता है उधर। 6 ऐसे वो पेस्ट्रीज आएंगे तो 3 तो खाना, 3 ही वो खाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिला? में अंडरलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कधी आलं? हाँ, याद रखना है 26 जैन 1950। ऑलराइट। अच्छा, मैं ना पहले कुछ वर्डिंग्स लिखाता हूँ, वो वर्डिंग्स लिखो। देखो सामने नेक्स्ट पेज पे ना, पेज नंबर 4 पे सेकेंड पैराग्राफ में देखो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरजिन। मिला? ये हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो जिधर पेज अच्छा खाली दिखे उधर लिखो। अच्छा, सबसे पहले वर्ड लिखो सोवरजिन। स्पेलिंग करो, स्पेलिंग बोलो।
नहीं नहीं, बोल देता हूं, SOVEREIGN, सोवर्जिन। देखो सोवर्जिन का मतलब क्या होता है? सोवर्जिन का मतलब है कि फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सुन लो पहले, सुन लो बाद में लिखो। देखो हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे जब, बिफोर 1947, 1947 के पहले इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। मतलब अपनी गवर्नमेंट नहीं होती थी, अपना प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो वो टाइम पे हम लोग ऐसा बोलते थे कि इंडिया जो था ना, वो किसके कंट्रोल में था? इंग्लैंड के कंट्रोल में था। मतलब ये कंट्री खुद कुछ नहीं कर पाती थी। तो वो टाइम पे हम ऐसा नहीं बोलते थे कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, बिकॉज हम किसी के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन जब ये हटा, इंडिया इंडिपेंडेंट बना, उस दिन से हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। तुम सोवरेन हो? हाँ हो रे, तुमको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, जाने दो। बात करते हम लोग इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया कैसी कंट्री है? सोवरेन कंट्री। कोई एक्सटर्नल फोर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं करता है। हाँ, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कंट्री को चलाता है। तो जो कंट्री को चलाता है उसको मत बोलना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो इंडिया का ही पार्ट है। वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री ध्यान में रख के काम करता है। समझ लो। हाँ, बोल। हम्म। वो सोवरेन कंट्री देखो, अभी जैसे नॉर्थ कोरिया, उधर तो वो किम जोंग है, वो डिक्टेटर है, बट है तो अपना ही कंट्री का पर्सन, और वो ही कंट्री को रूल कर रहा है। तो वो भी सोवरेन कंट्री है। एक्सटर्नल फोर्स देखने का, बाहर का आके कोई कंट्रोल कर रहा है क्या तुमको, तो ही उसको बोलने का कि ये सोवरेन कंट्री नहीं है। बाकी हर कंट्री सोवरेन कंट्री है। ठीक है, सो लिखो, सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम, सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। चलो उसके बाद लिखो नेक्स्ट एक वर्ड, ये सेक्युलर। देखो हम लोग है ना सेक्युलर कंट्री में है रहते हैं। सेक्युलर कंट्री म्हणजे सेक्युलर। हाँ, बट इसका तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन सेकेंड मेथड। फर्स्ट मतलब इन ऐसा है कि जब हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है कि कोई कंट्री जिसका कोई रिलीजन नहीं है और वो हर रिलीजन को न्यूट्रल वे से देखता है, ऐसी कंट्री को क्या बोलने का? सेक्युलर कंट्री। इंडिया का मेन रिलीजन कौन सा है? एक भी नहीं है, बराबर। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी रिलीजन इंडिया का नहीं है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी ना, वो कभी रिलीजन बेस पे नहीं बनाता है। वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या तो फिर एंटायर पब्लिक, ये स्कीम खाली हिंदू को है, इनको नहीं मिलेगा, ये खाली पारसीज को है, इनको नहीं मिलेगा, ऐसा इंडिया कभी नहीं करेगा। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई नहीं करेगा ऐसा। हाँ, वो कैसा है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि कुछ कुछ सेक्शन के लिए तुमको कोई स्पेशल प्रोविजंस रखने हैं तो बना सकते हो। वो आएगा आगे, वो भी है कि रेगुलेशन और वो सब होता, वो क्यों करते हैं, ठीक है, वो भी है इसके अंदर। हिंदू है। देखो बोल सकते हैं, अगर समझो कल अभी ऐसे में देखो तो इंडिया में हिंदू अराउंड 70% पॉपुलेशन होता है। अगर ये 70% कल डिमांड करते हैं ना कि अपनी कंट्री को हिंदू कंट्री डिक्लेयर कर दो, बराबर, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख डालो कि मेन रिलीजन ऑफ द इंडिया इज हिंदुइज्म, बराबर। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो पहले वो वर्ड हटाओ और फिर ये करो। तुम एक साइड लिखते हो इंडिया इज अ सेक्युलर, और एक साइड बोलते हो हिंदू इज द मेन रिलीजन। ऐसा कैसा हो रहा है? दोनों एक दूसरे से क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्लैश करेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
बराबर। और तुमने अगर कल ये डिमांड किया ना कि जस्ट रिमूव सेक्युलर वर्ड, जो नॉन हिंदू है ना वो देखो खड़े पे उतर आएंगे। राइट्स तो पक्का होएगा फिर तो, बराबर। तो एक तो मुश्किल से इंडिया में शांति है, क्यों उंगली करने का ये सब चीज, बराबर। इसके लिए जल्दी से कोई करेगा नहीं, और अगर किया ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा फिर, तो वो बेटर है कि ना ही हो। हाँ, तुम्हारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो रही थी वो टाइम पे तुमको लिखना था, तब लिख दिया होता, चल जाता। अब तुम बोलोगे, देखो चेंज कर सकते हो, चेंज करने का इश्यू नहीं है, बट बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। वो तैयार रहना झेलने के लिए, फिर वो कैसा आएगा तुमको भी नहीं पता। तुमने जितना सोचा था उससे कम भी आया, तुमने जैसा कंसिक्वेंसेस सोचा था उससे ज्यादा भी आ सकता है। कितने बम्बू लगेंगे यू नेवर नो, बट बी रेडी फिर। जैसे देखो, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था ना इंडिया के साथ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने लिख दिया द मेन रिलीजन ऑफ द पाकिस्तान इज इस्लाम, उन्होंने लिख दिया। सो वहां पे तुमको ये वर्ड मिलेगा ही नहीं कहीं पे। तो उनके यहाँ पे पॉपुलेशन आप देखोगे तो 97% इज इस्लामिक पॉपुलेशन, बराबर। और उन्होंने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख दिया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इस्लाम का ही पर्सन होना चाहिए। तो अगर कल मैं वहां पे हिंदू बन के रहता हूं पाकिस्तान में, मैं कल इलेक्शन में जीतता भी हूं, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना भी है, तो भी मेरे को नहीं बनाएंगे, बिकॉज मैं बाई रिलीजन क्या हूं, हिंदू, तो मेरे को नहीं बनाएंगे वो लोग। पब्लिक वोट भी कर लेगा फिर भी कुछ नहीं होएगा, पहली बात तो वोट नहीं करेगा। हाँ, हाँ। उन्होंने देखो कौन से हद तक लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बाई इस्लाम होगा ना दैट इज ऑल्सो बाई बर्थ, तो कन्वर्जन वाला इस्लाम भी नहीं चलेगा उनको। मैं बाई बर्थ हिंदू हूं, फिर मेरे को प्राइम मिनिस्टर, तो मैं मुस्लिम कन्वर्ट हो गया, वो भी नहीं। खाली कैसा होना चाहिए, बाय बर्थ इस्लाम होना चाहिए। और उन्होंने ये लिखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो इस्लाम कम्युनिटी के लिए जो भी इनिशिएटिव लेना चाहती है उनके डेवलपमेंट के लिए वो ले सकता है, एंड वी कैन गिव प्रायोरिटीज टू इस्लाम। तो जो वहां पे हिंदू जो भी बचते हैं नॉन इस्लामिक लोग, उनका तो समझो कुछ है ही नहीं उधर, उनका तो कुछ भी होएगा ना गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं देगा, क्योंकि कैसे वो लोग नॉन इस्लामिक कैटेगरी में आते हैं, तो उनका तो कोई चलना ही नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया में हम लोग कैसे कंट्री है, सेक्युलर, तो हर रिलीजन की अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो सेक्युलर का मीनिंग लिखो, नो रिलीजन ऑफ एनी कंट्री। चलो समझा सबको, सेक्युलर, ठीक है। अच्छा, अगर समझो कल कोई गवर्नमेंट आके ये बोल देना कि हम इंडिया को हिंदू कंट्री डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, वो चूरन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर तुमको ये करना है तो सबसे पहले ये वर्ड हटा के दिखाओ, कौन सा, सेक्युलर। जो हटाना है वो नेपाल है ना, और पॉपुलेशन देख कितना है, कंट्री का साइज देख कितना है, और इंडिया का साइज देख कितना है, बराबर। और एज कंपेयर टू नेपाल, इंडिया में बोलते ना मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब नॉन हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कंसिक्वेंसेस ज्यादा आएंगे। जहां पे नॉन मेन रिलीजन वाला पॉपुलेशन तुम्हारा ऑलरेडी बहुत कम है, तो तुम उसको तो इजीली कंट्रोल कर लोगे। इधर तो वो पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, ठीक है। वहां पे वो जो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसीज हो गए वो हार्डली 5 to 10% है, तो 5 to 10% को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 30% है, वो 30-35%, तो कंसिक और पॉपुलेशन ही देखिए 140 करोड़ के आसपास, उसका भी अगर 30% में गिनूँ ना तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ जितना पॉपुलेशन तो वो हो गया मेरा। 50 करोड़ लोग कल रास्ते पे उतर आएंगे, हो गया फिर तो। हाँ, तो इंडिया में सेक्युलर रखा है, सोचो सेक्युलर रखा है फिर भी तकलीफ है इतना, सोचो ये हटेगा तो कितना। और देखो सेक्युलर होना सही है, बिकॉज कैसा है ना, तुमको तुम्हारा रिलीजन चॉइस करने का राइट होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कल सेक्युलर वर्ड हट गया, कंट्री हिंदू बन गया, तो हिंदू कम्युनिटी को ही फिर प्रायोरिटी मिलेगा, नॉन हिंदू वालों का तो कभी कुछ चलेगा नहीं, तो हम सेकंड पाकिस्तान बनने जाएंगे फिर, कि जहाँ पे नॉन हिंदू वालों का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। और फिर पता है क्या हो सकता है, हम सब हिंदू हैं,
हम लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बना डालेंगे, जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्जन होएगा, बराबर। तो वो भी गलत हो जाएगा ना फिर। बीच में देखो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया था, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं पता है, एकदम गरीब लोग होते हैं ना एकदम, उनको जाके क्या बोलेंगे पता है, 1 BHK के फ्लैट मिलेगा, 50,000 रोकड़ा और 1 साल का राशन फ्री। बस एक चीज करने का है, क्या, एक रिलीजन में कन्वर्जन कर दो, क्रिश्चियन बन जाओ। अब जिसके पास घर नहीं है, खाने पीने के ठिकाने नहीं है, तुम उसको 1 BHK घर दे रहे हो, 1 साल का राशन फ्री दे रहे हो, 50,000 कैश दे रहे हो, कन्वर्ट होएगा वो? हाँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे काफी सारी कंट्री में, धीरे धीरे इंडिया में भी ऐसा मानने में आता है कि लोग ऐसा कर सकते हैं। कोई कम्युनिटी वाले क्या करेंगे, अपना बच्चा पैदा करो, ठीक है, तो तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ेगा। बट ये सब अतरंगी सोच है, ऐसा तुम कितने कर करके कर लोगे, है कि नहीं। बट ये सोचो कि इससे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा कास्ट का पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बाद में पहले 8-10 बच्चे तुमने पैदा कर दिया, उसको पालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो लोग वो नहीं सोचते इतना दूर का, ठीक है, मेंटालिटी है लोगों की। ठीक है, 2 वर्ड लिखा। ओके, तीसरा वर्ड लिखो, इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया में ईच एंड एवरी पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, मैटर नहीं करता है। बट ये चीज है ना, बोलने के लिए है, बराबर। ये प्रैक्टिकली इंडिया में शायद नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है कि जरा भी नहीं होता है, होता भी है। बट स्टिल ये एक चीज ऐसी है जो आज भी काफी सारी सारी जगह पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बराबर। जैसे देखो, तुम अगर इधर से नीचे घर पे गए, तुमने देखा कि एक लड़का है ना, एक लड़की को मार रहा है, तुम क्या सोचोगे, फेमिनिज्म जागेगा। और तुमको ऐसा क्या, कैसा लड़का है यार, लड़की पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आता है। तो तुम्हारे हिसाब से फॉल्ट में कौन है, लड़का। तुमने देखा कि एक लड़की लड़के को मार रही है, तो तुम्हारे हिसाब से गलत कौन है, करेक्ट। हर बार जरूरी नहीं है हर चीज एक्सपीरियंस से आए रे हाँ, जोमेटो वाला, वो टैक्सी ड्राइवर, देखा ही है ना तुमने, हर बार बेचारा पीटता कौन है, पीसता कौन है, लड़का ही पीसते हैं, बराबर। क्योंकि ये माइंडसेट तुमको यही लगता है ना, तो भले तुम वैसे तो तुम क्या बोलोगे, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, तो फिर इक्वालिटी इधर भी दिखाओ ना। विदाउट नोइंग फैक्ट्स तुम भी एक कंक्लूजन पे गए कि गलत तो इसने ही किया होएगा, बराबर। सोचो तुमने कल इधर कोई रास्ते पे नीचे ना पानी पूरी वाला है, तुम उधर पानी पूरी खाने गए, तुमने पानी पूरी खाया, फिर तुमने बोला कितना हुआ, तो तुमने उसको ऐसा, वो तुमको ऐसा बोलता है जीपे कर दो, तो तुमने बोला ठीक है, तुमने उधर कोड है ना स्कैन किया, उसको पेमेंट किया, वो बोलता है 1 मिनट रुको चेक करता हूँ, और उसने ना iPhone 13 निकाला। व्हाट इज योर मेंटालिटी, हाँ, क्यों नहीं आ सकता है। बट तुम ऐसा नहीं सोचते हो, तुमको लगेगा चोरी किया होएगा, ढाप लिया होएगा, कोई भूल गया होएगा, उसका यूज कर रहा है, बराबर। सेम चीज, रिक्शा वाले के हाथ में ऐसा फोन देखा, या कोई ऐसा पोस्चर या ऐसा गेटअप में खड़ा है जिसके पास ऐसा फोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम, उसके हाथ में आईफोन दिख गया, पहला अंदर का नेगेटिविटी जागता है, इसके पास कैसा है अबे, है कि नहीं। कल मैं आईफोन लेके रखूंगा ना, तुम डाउट नहीं करोगे मेरे पे, तुमको लगेगा हाँ कि मेहनत से कमा के लिया होएगा। लेकिन तुम नीचे कभी कोई भिखारी का देखना आईफोन के साथ, पहला डाउट आता है, बराबर। तुम कभी है ना, ये भी इंडिया में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर कोई हिंदू कम्युनिटी वाला पुलिस कंप्लेन करने जाएगा और एक मुस्लिम कम्युनिटी वाला पुलिस कंप्लेन करने जाएगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसा देखा गया है काफी सारी जगहों पे, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को लोग टेररिस्ट के नाम से ही देखते हैं, ये टेररिस्ट ही है, बराबर। क्योंकि तुमने देखा होगा कि अब तक जितने भी हमने टेररिस्ट का सब सुना है, देखा है, दे बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो तुमको हर मुस्लिम कैसा दिखता है, हर दाढ़ी वाला,
ऐसा निकाल लगता रहेगा जैसा दाढ़ी वाला अभी AK-47 निकालेगा। हाँ है ना। और स्टेशन पे जो जैसे ही कोई मुस्लिम अल्लाह अकबर चिल्लाया ना, फटके हाथ में आ जाएगी अबली। जबकि बेचारा सच में भगवान को याद कर रहा है, तुम तो फटके हाथ में आ गई तुम्हारी। हाँ, फिर ऐसा गया आज तो मैं। जैसे देखो ये इसके साथ भी वही शाहरुख खान के साथ, वो बंदा यूएसए जाता है ना, यूएस एयरपोर्ट वालों ने काफी टाइम उसको पकड़ के उससे इंक्वायरी की है, 3-3 घंटा बिठाया है। तो एक बार उसको पूछा था तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, बाकी तो कोई सेलिब्रिटी ऐसा फेस नहीं कर दिए, तो बोलते जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेम खान। तो कहते हैं उनको हर पर्सन ऐसा ही दिखता है, और ये फैक्ट है। नो डाउट कम्युनिटी वैसी नहीं है, बट कुछ लोगों की वजह से ये सबको फेस करना ही पड़ता। अभी जैसे मेरे कितने सारे फ्रेंड्स मुस्लिम है, तो मेरे को उनसे वैसा नहीं है, वो कभी ऐसा चिल्लाएगा मेरी फटेगी नहीं कभी, मेरे को पता है वो कैसा बंदा है। लेकिन माइंडसेट हमारा मेजॉरिटी ये देख देख के सुन सुन के अपना माइंडसेट वैसा हो गया है, बराबर। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं ना, ये एक ऐसा रूल है इंडिया में कि जो बोलते हैं एक्सपेक्ट करते हैं होना चाहिए, बट होता नहीं है, बराबर। जैसे देखो तुम अगर कोई क्राइम करोगे और तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, मतलब तुमको पकड़ के लेके गए, तुम्हारे लिए जो ट्रीटमेंट होएगा वही ट्रीटमेंट सलमान खान के लिए नहीं होएगा, बराबर। क्योंकि वो कौन है, भाई है, सलमान भाई। ड्राइवर आएगा। ड्राइवर आएगा, ब्लैक बक ने सुसाइड किया था वो आएगा, ये सब आएगा। लेकिन तुम देखो तुमने पॉकेट भी मारा रहेगा ना, तुमको इतना दौड़ा लेंगे ना पुलिस स्टेशन में, चमाटमाट पड़ेगी तुमको, ठीक है। वो तो हिट एंड रन करके गया है, फिर भी उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत अलग है। वैसे तो बोलते हो इक्वालिटी रखो, कहाँ हुआ इक्वालिटी, तो फिर मेरे को भी सलमान खान जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, इतना पैसा होता तो इधर थोड़ी होता मैं। इक्वालिटी लिखो, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट to all citizens, to all the citizens in every manner, in every manner, ठीक है। अच्छा इक्वालिटी समझा, और इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हुआ, तुम कोर्ट में केस करते हो तो जस्टिस तुमको भी मिलेगा। तुम ऐसा बोलोगे हट तू ये कास्ट का है, तेरे को क्या जस्टिस चाहिए, ऐसा सब नहीं हो सकता इंडिया में। इंडिया में इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट सोशलिस्ट। देखो सोशलिस्ट का मतलब होता है, ये वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं, इसको बाद में ऐड किया गया सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। वो दिखाऊंगा तुमको आगे सब, बट यहाँ पे देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। सोशलिस्ट का मीन मतलब कि कंट्री का डेवलपमेंट का ठेका खाली गवर्नमेंट ने नहीं लेके रखा है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑल्सो। तुम बोलोगे सर्विस अच्छा मिलना चाहिए इंडिया में, गवर्नमेंट देगा, हर चीज गवर्नमेंट नहीं करेगा। जैसे देखो इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और एविएशन सेक्टर, ये 4 सेक्टर है ना, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में 100% रखा था, मतलब कोई प्राइवेट प्लेयर्स उसमें बिजनेस नहीं करेगा। बट धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट इतनी अच्छी सर्विस दे नहीं पाए, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन के अंदर उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज को अलाउंस दे दिया कि तुम भी आके बिजनेस करो। पहले खाली एयर इंडिया होता था और कुछ नहीं होता था, आज खाली ऐसा होता तो सोचो एयर इंडिया को कितने एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते हैं, इतने तो गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं है। तो इसके धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया। तो देखो गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर एशिया, कितनी सारी कंपनीज आ गई, बराबर। ये क्यों किया, बिकॉज गवर्नमेंट को पता चल गया अपने से ये सेक्टर प्रॉपर हैंडल नहीं होएगा, प्राइवेट प्लेयर्स का जरूरत है। तो आज वो लोग की वजह से भी देखो वो इंडस्ट्री अच्छा चलता है। आज फ्लाइट इतना सस्ता मिल रहा है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट के हाथ में होता तो सर्विस ढंग का नहीं मिलता और कॉस्ट ज्यादा होता, वो अलग। लेकिन आज देखो गोवा का फ्लाइट 2000 रुपए में मिलता है,
बराबर। तो इतना सस्ता ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है। देन बैंक, पहले खाली एक ही बैंक होती थी अराउंड इंडिपेंडेंस के आसपास, तो पूरे इंडिया में एक ही बैंक, बराबर। आज देखो 100 से ज्यादा बैंक है, और आधे से ज्यादा बैंक तो प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, ठीक है, ये सब प्राइवेट बैंक्स है। क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट इतना अच्छे से सर्व नहीं कर पाएगा सबको, तो प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है। ओरिजिनली सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगा, अपने को प्राइवेट प्लेयर को अलाउ भी नहीं करना है कहीं पे। बट वो पॉसिबल नहीं था, इसके लिए धीरे धीरे क्या किया, सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया। समझ लो। सो लिखो, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट as well as private players। ये चार टर्म समझा, बराबर। क्योंकि देखो पहले ये टर्म समझो, क्योंकि ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई भी टर्म का कभी भी कुछ भी मतलब पूछ लेंगे ये लोग। पहला कौन सा लिखा था, सोवर्जिन। सोवर्जिन का मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगा, इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा। दूसरा क्या था, सेक्युलर, मतलब इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया को रिलीजनलेस कंट्री बोलते हैं हम, बराबर। तीसरा इक्वालिटी, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन विल बी इक्वल, ट्रीटमेंट भी इक्वल मिलेगा, जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेस पे पार्शलिटी नहीं होएगा। एंड लास्ट इज सोशलिस्ट, कि खाली कंट्री का डेवलपमेंट का ठेका गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम भी जो काम करोगे, डोंट थिंक अबाउट कि मैं सेल्फिश बन के अपना काम करेगा, तुमको तुम्हारी कंट्री के बारे में सोचना है। सेल्फिश बन के खाली खुद का ग्रोथ करोगे, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ये एटीट्यूड से काम नहीं होना चाहिए इंडिया में। इतना समझा? चलो बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।